चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम उस कंपनी का स्टेट जानने के लिए, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो अपने खुद के फर्म को समझने के लिए, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो अपनी बिजनेस प्लानिंग के लिए, इन तीनों ही सिचुएशंस में आपको इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा काम आएगी। Hi guys, welcome to Sia Vibes. My name is Sia and this is the perfect place for business, career and finance related information. तो आज हम बात करने वाले इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्यों पता होना चाहिए इस स्टेटमेंट के बारे में, कैसे बनाते हैं या कम से कम कैसे पढ़ते हैं एक P&L स्टेटमेंट, कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस टर्म्स जैसे कि टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ब्रेक इवन, और लास्ट में मैं आपको एक फ्री फॉर्मेट भी दूंगी। तो फटाफट ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी और आराम से सुनिएगा बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो होने वाला है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके लिए डेफिनेट क्यों ये स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। पहला रीजन जो मैंने बोला, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस कंपनी का स्टेट क्या है। अगर वो कंपनी लॉसेस में है और कॉन्टिन्यूसली लॉसेस में है और आपको कोई अच्छा रीजन नहीं दिख रहा कि वो क्यों लॉसेस में है, कुछ कंपनी से क्या होता है स्टार्टिंग में दे इंकर अ लॉट ऑफ लॉसेस, तो आप चेक कर सकते हो कि और कौन से इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको कितनी फंडिंग आने वाली है और उनके क्या फ्यूचर प्लान्स है। तो ऑब्वियसली आपको बिजनेस की डेप्थ में जाना पड़ेगा, लेकिन वन ऑफ द इंडिकेटर्स वुड डेफिनेटली बी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एंड मेनली इट्स नॉट कि आपको प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है, आपको ट्रेंड जरूर देखना पड़ेगा। अगर ये कंपनी बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स कर रही थी, अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, क्या सच में उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन देखना होता है, लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट जानते होंगे, समझते होंगे, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा एटलीस्ट प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट समझना। दूसरा फैक्टर है, अगर आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आपको पता होगा आपके कितने खर्चे लगने वाले हैं, आप कितने प्रॉफिट या सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो कितने टाइम बाद आप चाहते हो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए, क्योंकि इनिशियल कुछ मंथ्स या इन सम केसेस कुछ ईयर्स में कई बार बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, उसके बाद जाकर प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है। तो फॉर योर बिजनेस आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कब ये चीज करना चाहते हो, उसके लिए आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, चार्ट आउट कर सकते हो, बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर समझ सकते हो। अगेन मैं आपको ये बोलूंगी, आप ये सेल्स और सब चीजों का अंदाजा मत लगाना, कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च। अगर आप चाहते हो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊं, देन डू लेट मी नो। ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकेली काफी नहीं है, आपको अपने कैश फ्लोज का आइडिया भी होना बहुत जरूरी है एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर। तो कैश फ्लो पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है 20 मिनट का, अब शांति से देखिएगा। उसके साथ साथ आप ये कैश फ्लो टिप्स वाला वीडियो जरूर देखना, काफी ज्यादा काम आती है ये वाली टिप्स काफी लोगों को। तीसरा रीजन कि आपको क्यों सीखना चाहिए, अगर आप एक ऑलरेडी बिजनेसमैन हो तो आप अपने स्टाफ की हाइक प्लान करने के लिए, एक्सपेंशन प्लान करने के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी आपकी P&L। साथ ही साथ अगर आप ट्रेंड देखोगे ना, आपको पता चलेगा क्या आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है, यू नीड टू मेक सम चेंजेस। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये स्टेटमेंट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं या कैसे पढ़ते हैं। तो एसेंशियली ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, एक रेवेन्यू मतलब जहां से पैसा आ रहा है, दूसरा एक्सपेंसेस जहां पे मतलब आपका खर्चा हो रहा है। तो रेवेन्यू में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो आपका ऑपरेशनल रेवेन्यू होगा, जैसे मान लीजिए आप एक चीज 1000 रुपए की बेच रहे हो और आपने 100 चीजें बेची, तो कुल मिलाकर आपको उस सेल्स से आपको 1 लाख रुपए की अर्निंग हुई, तो वो 1 लाख रुपए लिख दोगे आप अपने ऑपरेशनल रेवेन्यू में। अगर उसके अलावा आपकी कंपनी का कोई भी और रेवेन्यू है, जैसे कि हो सकता है आपने कोई चीज रेंट पे दी हो या फिर कहीं से आपको इन्वेस्टमेंट्स के कुछ रिटर्न्स या डिविडेंड्स मिल रहे हो मतलब आपकी कंपनी को, तो वो चीजें भी आप बाकी रेवेन्यू में मेंशन कर सकते हो। तो रेवेन्यू तो इतना ही है सिंपल सा। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में सबसे पहले होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी आपने जो चीजें बेची, अभी हमने जैसे बात की आपने 100 चीजें बेची, तो उनको बनाने में कुछ ना कुछ खर्चा लगा होगा, मतलब कुछ रॉ मटेरियल लगा होगा, कुछ लेबर लगी होगी, तो उन सब का कुल खर्चा कितना हुआ। ध्यान रखना यहाँ पे हम सिर्फ
उस चीज को बनाने की प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मार्केटिंग और अगर आपके और कोई एक्सपेंसेस है तो हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आप सैलरीज, जो आपकी बाकी एम्प्लॉयज हैं, मैनेजमेंट है या जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उन सभी एम्प्लॉयज की सैलरीज, इंसेंटिव या अगर उनके ऊपर कोई और खर्चा हो रहा है जैसे कि पीएफ वगैरह, वो सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। देन उसके बाद आपकी मार्केटिंग पे या एडवर्टाइजमेंट पे जो भी खर्चा हो रहा है, यू कैन ऐड दैट। अगर आपने कोई जगह रेंट पे ली है या कोई मशीन रेंट पे ली है या कुछ भी आप रेंट पे कर रहे हो, वो मेंशन कर सकते हो। देन अगर आपके ऑफिस में कोई भी खर्चा है जैसे स्टेशनरी, चाय, कॉफी, कुछ भी और जो अभी तक ऐड नहीं हुआ है, उन सब चीजों के लिए आप हेडिंग्स अपने आप जनरेट करके ऐड कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है खर्चे में, जो है डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन क्या, ये हम डिटेल्स में समझते हैं। अगर आपने कोई भी मशीन खरीद ली, मान लो आपने मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, और आपके हिसाब से ये मशीन 10 साल तक चल सकती है, क्योंकि आप 10 साल तक जब मशीन यूज कर लोगे, उसके बाद मशीन को मान लो आप बेच दोगे, चाहे कहीं पे भी बेचो, एज अ स्क्रैप बेचो, लेकिन आपको उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। सारी चीजों की शेल्फ लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, ये सब चीजें डिफाइंड होती है, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि आप पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में नहीं डालोगे। अब मान लो आप एंड में उसको 1 लाख रुपए का बेच रहे हो, तो इस हिसाब से ये मशीन 9 लाख रुपए आप यूटिलाइज कर रहे हो 10 साल के अंदर। आपको दोबारा समझाते हूँ, 10 लाख की मशीन ली, उसको 10 साल आपने यूज किया अपने काम के लिए, और उसके बाद 1 लाख की बेच दी, तो यानी आपने 9 लाख बीच में यूटिलाइज किया है 10 सालों तक। तो क्योंकि 10 साल तक आप 9 लाख रुपए यूटिलाइज कर रहे हो, यानी हर साल आप 90,000 की वैल्यू यूटिलाइज कर रहे हो। सो ये एक मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट हम स्ट्रेट लाइन मेथड लेंगे। 10 सालों के अंदर जितनी भी वैल्यू यूज हो रही है उसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में हर 1 साल के लिए वैल्यू हो गई 90,000 रुपए, यानी आपकी मशीन की उतनी वैल्यू कम हो गई हर साल में। मतलब अगर 10 साल में 9 लाख से कम हो रही है, तो हर साल 90,000 के लिए कम हो रही है। इसका मतलब है डिप्रिसिएशन है आपका 1 साल का 90,000। तो हम यही डालेंगे इनकम स्टेटमेंट में। हम मशीन का पूरा कॉस्ट नहीं डालेंगे, चाहे आपने इस साल में खरीदी और आपके पैसे तो पूरे गए हैं, तो वो चीज आएंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। लेकिन आपने क्योंकि यूटिलाइज करना उसको 10 साल तक, तो 10 साल तक हर साल ये 90,000 का डिप्रिसिएशन अमाउंट डलेगा आपकी इनकम स्टेटमेंट में। तो ये हो गए सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस। अब जब आप सारे के सारे रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अगर आपने कहीं से कुछ लोन वगैरह लिया है, उसका जो इंटरेस्ट चार्जेस जा रहे हैं, वो माइनस करने के बाद आपका बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें से जब आप अपने टैक्सेस और सेस सब कुछ निकाल दोगे, तो फिर आपका बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये होती है बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी इनकम स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से मैं आपको 3 टर्म समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट को। सबसे पहली लाइन आपकी है रेवेन्यू को लेकर, यानी सेल्स को लेकर। तो बिजनेस टर्म्स में हम इसको बोलते हैं टॉप लाइन। मतलब आप हर बिजनेस की टॉप लाइन देखते हो कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उसके साथ साथ जो लास्ट लाइन होती है वो होती है प्रॉफिट की। इसको हम बोलते हैं बॉटम लाइन, क्योंकि इससे हमें पता चलता है बिजनेस में फायदा कितना हो रहा है, कितनी अच्छी हेल्थ मेंटेन्ड है बिजनेस की। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है किसी भी बिजनेस को जज करने के लिए। उसके अलावा अगर आपका जो नेट है अमाउंट वो माइनस में आता है, मतलब कंपनी नुकसान में है, लॉस है, प्लस में आता है मतलब प्रॉफिट में है, मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है। अगर वो अमाउंट होता है 0, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, उस सिचुएशन को हम बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप जितना खर्चा कर रहे हो उतना पैसा जनरेट भी कर पा रहे हो, मतलब बिजनेस में ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान। अब बात करते हैं कि एज अ बिजनेसमैन आप इस चीज का कैसे फायदा उठा सकते हो। बेसिकली आपको खुद अपनी PNL या इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका अकाउंटेंट आपके लिए वो काम कर देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसको आप कैसे पढ़ो और क्या इंटरप्रेट करो। वो चीजें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि आप इससे आगे की प्लानिंग कर सकते हो। अब समझते हैं आप कैसे करंट बिजनेस में एनालाइज कर सकते हो, क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तो जैसा हमने बात की, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, यानी मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट डिसाइड करता है। तो या तो आप सेल्स को बढ़ा दो या फिर आप एक्सपेंसेस को कम कर दो। तो इन दोनों ही चीजों पे बात करते हैं। सेल्स बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक, आपके जो भी आप चीजें सेल कर रहे हो उसका प्राइस इंक्रीज करना, और आपकी मार्केट थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज करने से ओवरऑल आपका फायदा है तो आप वो चीज कंसिडर कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप अपनी मार्केट बढ़ाओ, मतलब ज्यादा सेल्स करो, उससे भी आपकी सेल्स ओवरऑल बढ़ जाएगी, मतलब सेल अमाउंट बढ़ जाएगा। एक्सपेंसेस कम करने के
सबसे सही तरीके हैं। सबसे पहला, ओवरहेड एक्सपेंसेस कम करो, यानी अगर आपकी बिजली का कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, पानी का ज्यादा आ रहा है, कहीं पे भी अगर वेस्टेज हो रही है ना, सबसे पहले वो चीज कम करो, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, कई कंपनीज में ये प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में ये प्रॉब्लम होती है कि प्रोसेसेस जो होती है ना, स्ट्रीमलाइन नहीं होती। आपकी मैन पावर सेम चीज पे बार बार काम कर रही है, या फिर एफिशिएंट सिस्टम्स नहीं है। तो अपने सिस्टम को आप एफिशिएंट बनाओ ताकि लोगों का कम टाइम, कम रिसोर्सेज लगे और ओवरऑल आपका कम खर्चा हो पाए। तीसरा जो अच्छा तरीका है वो ये है आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब आपको कितने दिनों का रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स रेडी चाहिए उतना ही रखो जितना बेयर मिनिमम नेसेसरी है। बहुत ज्यादा एक्सेस में स्टोर करने से भी आपका खर्चा एक्यूमुलेट हो रहा है, वो चीजें आपके पास पड़ी है जिनसे आपको कोई रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा एट वेरी इमीडिएट मोमेंट। तो आप उसको देख सकते हो आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से क्या ऑप्टिमम टाइम पीरियड है, वरना 15 से लेकर 30 दिन इट वेरीज इज द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। उसके साथ साथ आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी मिनिमाइज कर सकते हो, वो आपको अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पता होगा। लेकिन जो एक गलती कर देते हैं लोग, वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग बैड क्वालिटी रॉ मटेरियल या फिर कुछ मिलावट करने लग जाते हैं, जिससे एक बार के लिए तो आपका एक्सपेंस कम हो गया और आपको एक साल में तो प्रॉफिट मिल गया, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी? क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरेगी, आपकी सेल्स भी गिरेगी। आपकी सेल्स गिरेगी तो हो सकता है आपको लगे यार सेल्स कम हो रही है, लेट मी रिड्यूस प्राइस, तो उससे आप उस वाले सर्कल में फंस जाओगे जहां पे आप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी वैल्यू दोबारा डेवलप नहीं कर पाओगे। तो हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं, ये वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करना। उसके अलावा आपको पता है कि आप अपने एक्सपेंसेस कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ये वाली शीट मैंने आपके लिए बनाई है, आप इसमें अपने हिसाब से चीजें फिल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करना मत भूलना। और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये वाले वीडियोस बहुत ही कम लोग देखते हैं, तो अगर आपने एंड तक देखा है ना, यू रियली आर लर्निंग अ लॉट एंड आई वुड रिकमेंड आप मुझे मेल करो एंड सेंड मी आउट ऑल योर क्वेरीज दैट यू हैव रिलेटेड टू योर बिजनेस।